नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल में जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग को डिस्कशन करेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 18 का। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे अपना ये टेस्ट सेंड कर दी थी। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोग चैनल में नए हैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम पेज है जिसका नाम है एग्जाम क्रैक विद अखिलेश सर। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करिए। वहां पे आप करंट अफेयर्स द हिंदू पे PDF और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कई सारे क्विज और आपको वहां पे स्पीड टेस्ट वीकेंड में देने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पेमेंट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो किस अधिवेशन? इसका ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, यानी कि कराची अधिवेशन 1931 में होता है। इसी अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और इसी अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं, उनकी मांग की थी। ठीक है, अधिकार। ठीक है, जो 12 से 35 में है। अभी मैंने क्या बताया है, इसके पहले इस वीडियो एसटी डिस्कशन हो रहा है, इसके जस्ट पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखें। उस 47 मिनट का वीडियो है, मुझे पूरी गारंटी ले रहा हूं। उस वीडियो का अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपसे कोई एग्जाम, यहां तक इनफैक्ट यूपीपीसीएस और यूपीएससी का प्रीलिम्स तक निकल जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स तक निकल जाएगा यूपीएससी का, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का काफी बेनिफिट होगा। आई होप वो आपको समझ में आएगा। और इसका मतलब क्या है, जो गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो पहले ये क्या है? सत्य, ईश्वर एवं साध्य है। ये गांधी जी के वाक्य थे। इसी के मतलब इसका जो तात्पर्य था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। सत्य, ईश्वर एवं साध्य है, यानी जो सत्य है ईश्वर और साध्य है। ठीक है, दूसरा क्या था? इन्होंने कहा धर्म के बिना भौतिक जीवन बालू से बने मकान की तरह। क्या है? धर्म के बिना भौतिक जीवन बालू के बने मकान की तरह है। ठीक है, तो ये गांधी जी ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो विचरोल, जो विचरोल यानी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन विचरोल। विचरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक है, उसको कहा था विचरोल। और विचरोल इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था बाल गंगाधर तिलक पर, और उसका मुकदमा लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। ये कब आई थी? 1946 में आई थी। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया। बंगाल कौन सा? बंगाल और पंजाब। ठीक है, पंजाब का विभाजन किया। पंजाब से पश्चिमी पाकिस्तान, जो प्रेजेंट टाइम में है पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, और बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान। अब जो बदल के 1976 में क्या हो गया? सॉरी 1966 में क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान था, अब उसका नाम अब इसी को बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, देश के विभाजन की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? फिर से क्वेश्चन पढ़ो, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? उसका सभापति बलवंत राय मेहता था। डी ऑप्शन सही है, बलवंत राय, यानी डी ऑप्शन सही है इसका। और बलवंत राय मेहता जो थे, इनकी यानी इन्होंने थ्री स्तरीय बताया था। जो अशोक मेहता थी वो दो तैयार की थी। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो पंचायती राज्यों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। यानी जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति बलवंत राय मेहता थे। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? तो शिक्षा कर, जो शिक्षा कर है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पीतल का सामान, तो पीतल का सामान कहाँ मिलता है? मुरादाबाद में। और उसका बाद आपका माचिस कहाँ है? बरेली में। उसके बाद खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। और लकड़ी का सामान कहाँ? सहारनपुर में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। फिर से बता देना, पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी का सामान सहारनपुर में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 22 दिसंबर 2016 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। कब हुई थी? 22 दिसंबर 2016 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक अधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में विचार करें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग 14 का 14 का जोड़ा गया, जिसका अधिकरण नाम दिया गया, यानी जिसका क्या नाम दिया गया? ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, अधिकरण, ठीक है। अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। उसके बाद तीसरा कथन है, यह अधिनियम पीड़ित लोक सेवा को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के संबंध में नया अध्याय जोड़ता है। तो पहले बता दूं, पहला पार्ट सही है और इसमें 14 का और 14 खा, यानी 2 भाग है, 14 का और 14 खा है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? पहला, अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। तो बिल्कुल सही है, जो ट्रिब्यूनल था कब पास हुआ था? 1985 में पारित हुआ था। और वर्तमान समय में इसमें 17 पीठे हैं। 17 पीठे में जो 15 क्या है? उच्चतम न्यायालय में है, और 2 जो हैं वो कहाँ है? जयपुर और लखनऊ, जयपुर और लखनऊ में है 2, ठीक है। 15 तो उनकी क्या है? हमारे 25 न्यायालय हैं, उनमें से जो 15 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में, ठीक, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं, सॉरी, उच्चतम न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय में, ठीक है। और 2 कहाँ है? जयपुर और लखनऊ में। तीसरा का, यह अधिनियम पीड़ित लोक सेवा को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान कराने के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ता है। तो बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसके तीनों कथन सही है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के संदर्भ में विचार करें। राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित है। उसके बाद बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को सौंपी, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1958 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। अब पूछा क्या जा रहा, कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें केवल 2 कथन सही है, बाकी कोई नहीं सही है, ठीक है। इसमें केवल जो 2 है वो सही है, यानी इसका ऑप्शन सही क्या होगा? सॉरी, इसमें ऑप्शन सही है। आप जो सही नहीं क्वेश्चन में ना उसको पूछ लीजिए, कथन कर लीजिए कौन सा कथन सही है, वो सही नहीं, और उसके बाद ऑप्शन आप सही कर लीजिए केवल 2। बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को सौंपी, ये कथन सही है। अब पहला कथन क्यों गलत हो रहा है देखो हम बताते हैं। राज्य द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक सीमित नहीं है, तक ही नहीं, क्योंकि और भाषाएं उल्लेखित की जा सकती हैं, ठीक है। तो 8वीं भाषा तक सीमित नहीं है, वहां पर जब नहीं होता तो वो कथन सही होता है, इसलिए वो पहला कथन गलत है। और तीसरा जो गलत हो रहा है, 1958 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। तो ये 1958 में नहीं बनी थी, ये 1957 में बनी थी, ठीक है, समीक्षा की, ठीक है। तो ये दोस्तों कथन सही है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। जहां पे सही नहीं है उसको कर लीजिए आप सही है, तो वहां पे, और इसके बाद बी ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में अखिल भारतीय सेवा का जनक। अच्छा ठीक है, पहले मैं बता दूं ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी किसने आर्टिकल तक थी। इसका जो आर्टिकल था
343 से 351 तक इसका आर्टिकल था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, अगला क्वेश्चन है, भारत में अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में अखिल भारतीय का जनक कहा जाता है। और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने 1793 में, कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त पारित किया था। कौन सा स्थायी बंदोबस्त? ये जमींदारों के लिए था। उसके बाद इसका जो अधिकार था, इसकी देखरेख करता था, कौन करता था? जिला कलेक्टर करता था। तो वहीं से सिविल से यानी आईएएस, जो आईएएस प्रेजेंट टाइम में कहते हैं जिला कलेक्टर, वहीं से उस पद का सृजन हुआ। और सिविल सेवा का जनक अंग्रेजों के पीरियड में किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग में के संदर्भ में विचार करें। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये लोक सेवा आयोग जो पीएससी है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में बात कर रहा है। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में विचार करें। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। सन 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई। यानी कहने का मतलब क्या, 1966 में जो भारतीय वन सेवा है तीसरी अखिल भारतीय के रूप में स्थापना की गई। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें को निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें पूछा गया जाए कौन सा कथन गलत है? तो केवल तीसरा कथन गलत, क्योंकि उसका जो सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद द्वारा किया जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। ठीक है, उसके बाद सन 1966 में भारतीय वन सेवा यानी जो आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो 1966 में स्टैब्लिश हुई। 1947 में जो आईएएस है प्रेजेंट टाइम में, पहले इसका नाम क्या था? आईसीएस। आईसीएस से आईएएस होगा, यानी 1947 के पहले। ठीक है, इसको आईसीएस कहते थे। 1947 के बाद आईएएस हो गया। और जो आईपीएस था इसको इंडियन आईपी कहते, इंडियन पुलिस कहते थे, अब इसको आईपीएस कहने लगे, इंडियन पुलिस सर्विस कहने लगे। तो ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए। और इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा है? तीसरा ऑप्शन, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकारी कर्मचारी को किस अवकाश पर वेतन नहीं दिया जाता? जो असाधारण अवकाश, यानी जो असाधारण अवकाश होते हैं उस दौरान सरकारी कर्मचारियों को अवकाश में पेमेंट नहीं दिया जाता, यानी उनका वेतन नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, कोठारी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो कोठारी समिति का गठन 1974 में किया गया था। और कोठारी समिति डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को सुधार के लिए, किसके लिए? डॉक्टर दौलत सिंह की अध्यक्षता में क्या था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए बनाया गया था। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, 1974 में। ठीक है, तो कोठारी समिति कब आई? 1974 में आई। इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतर लोक सेवा में भर्ती का वर्तमान प्रणाली निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की सिफारिश पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन था सतीश चंद्र, दूसरा था कोठारी समिति, तीसरा था एचिसन आयोग और चौथा था डी यानी उपयुक्त समिति। इन सभी के आधार पर यानी डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। भारत में उच्चतर लोक सेवा आयोग में भर्ती की वर्तमान प्रणाली निम्नलिखित में से सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति और एचिसन समिति, यानी तीनों को मिलाकर उपयुक्त समिति में। जो सतीश चंद्र थी वो कब आई? 1989 में आई। सतीश चंद्र कब थी? 1989 में। कोठारी समिति के सुधार के लिए, जो कोठारी समिति 1974 में आई थी, इसी के सुधार के लिए आई। ठीक है, कोठारी समिति के सुधार के लिए आई, इसी के सुधार के लिए 1989 में। और जो आपकी है एचिसन, ये क्या हुई? 1866 में, 1866 में। और जो ये सतीश चंद्र था, इन्होंने जो हम लोग ऐसे पेपर लिखते हैं, जो आईएएस का जब मेंस होता है उसमें एक ऐसे पेपर होता है, इन्हीं की सिफारिश पे ऐसे पेपर को ऐड किया गया, यानी कि इन्हीं की सिफारिश पे ऐसे पेपर को ऐड किया, किसके? सतीश चंद्र की सिफारिश पर। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पर्यवेक्षाधीनों के प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि कितनी होती है? जो वहां पे प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं जो प्रशिक्षण करने जाते हैं, उनकी संपूर्ण अवधि कितने साल की होती है? तो 2 साल की होती है, यानी 24 माह की होती है।
ठीक है। 24 माह की उनकी प्रशासनिक सेवा परीक्षा और दिनों के प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि कितने माह की होती है? 24 माह की। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोठारी समिति की सिफारिशें वर्ष 1969 में कार्यान्वित हुई, यानी कि कार्य लागू हुआ। कोठारी समिति की जो सिफारिश दी थी उसको कार्यक्रम में लाया गया, लागू किया गया। कोठारी समिति की सिफारिशें वर्ष 1974 में स्वीकार की गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा गठन है, कोठारी समिति वर्ष 1974 में गठित हुई थी। चौथा, कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1976 में दी थी। तो जो बी ऑप्शन सही है, यानी इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं, तो कोठारी समिति की सिफारिशें वर्ष 1977 में नहीं 1976 में स्वीकार की गई थी। कब स्वीकार की गई थी? 1976 में, ठीक है। 1976 में कोठारी समिति की स्वीकार जितने भी सिफारिशें थी स्वीकार की गई थी, और 1979 में यानी 1979 में इसको कार्यान्वित कर दिया, यानी कार्यान्वित कर दिया गया, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन कथन सही नहीं है, क्योंकि ये क्या 1977 है, 1977 में नहीं था, 1976 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार अभ्यर्थियों की अयोग्यता। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची में से अभ्यर्थियों को चुनने का पहला अवसर किसको मिलता है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं उनको पहला चुनने का अधिकार किसको मिलता है? विदेश मंत्रालय को, उसके बाद गृह मंत्रालय को, ठीक है, उसके बाद वित्त मंत्रालय को, ठीक है। तो किसको मिलता है? सबसे पहले प्रथम प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? विदेश मंत्रालय को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोक सेवाओं का उल्लेख संविधान में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय न्यायिक सेवा, तीसरा ऑप्शन है भारतीय पुलिस सेवा, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पे आईएएस नहीं था, आईसीएस था। क्या था? आईसीएस। और आईपीएस नहीं था, आईपी था, ठीक है। और भारतीय जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है ये तो है ही नहीं, ये तो कोई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है ही नहीं कि जस्टिस के लिए कोई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो। हालांकि सिफारिश किया गया था किसकी? कोठारी समिति के आधार पर सिफारिश की गई थी, लेकिन वो मान्य नहीं हुई थी। तो ठीक है, हम इसमें क्या पूछे जाए, किन लोक सेवाओं का उल्लेख संविधान में नहीं है? तो उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन, यानी किसी का भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि जब आईएएस की जगह पर पहले आईसीएस बोला जाता और आईपीएस की जगह पे आईपी बोला जाता, तो मैंने पहले बता चुका हूँ 1947 के दौरान, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक द्वीप 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार 10 डिग्री आपस में पृथक होता है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और जो निकोबार एवं सुमात्रा, इसको जो कौन डिवाइड करता है? ग्रैंड चैनल। कौन डिवाइड करता है? ग्रैंड चैनल, ठीक है। ग्रैंड चैनल आपस में डिवाइड, निकोबार और सुमात्रा को। मालदीव एवं लक्षद्वीप को तो 9 डिग्री, ठीक है। मालदीव एवं लक्षद्वीप को 9 डिग्री, और सुमात्रा और जावा को सुंडा जल संधि। सुमात्रा और जावा को सुंडा जल संधि, ठीक है, सुंडा जल संधि, ठीक है। सुमात्रा और जावा को सुंडा जल संधि। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु, ये 3 भाषाएं पूछा गया। उपयुक्त में से किसको किनको सरकार ने श्रेय यानी क्लासिकल भाषा घोषित किया? तो 2 और 3, यानी कि जो आपकी कन्नड़ है, 2 और 3, कन्नड़ और आपकी तेलुगु, इनको सरकार ने किया। तो कन्नड़ को कब किया? 2008 में, और तेलुगु को भी 2008 में ही किया। दरअसल हमारे यहाँ 6 क्लासिकल भाषा है। पहली को है तमिल 2004 में, ठीक है। दूसरी कौन सी? संस्कृत 2005 में, 2005 में। उसके बाद मलयालम 2013 में, ठीक है। और आपको तो पता ही है 2013 में। और जो तेलुगु, उसके बाद उड़िया 2014 में, और कन्नड़ और कौन सी? कन्नड़ और तेलुगु, ये 2008 में, ठीक है। तो ये 6 क्लासिकल भाषाएं, उनको क्वेश्चन आपको याद करना है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दम्फर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये मिजोरम में 1985 में स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1985 में।
दम्फा रिजर्व की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1985 में। कहाँ पे है? मिजोरम में है। उसके बाद दोस्तों अगला है गुमटी वन्य जीव। गुमटी वन्य जीव कहाँ? त्रिपुरा में है। ठीक है, गुमटी वन्य जीव क्या है? त्रिपुरा में। और तीसरा जो है सागरमती। सागरमती का है? नागालैंड में। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में सागरमती आपस में रेखा बनाता है। ठीक है, जो सागरमती शिखर है, ये पीक है, ये भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा, तो कौन सुमेलित है? तो इसमें कौन सुमेलित है? पहला और तीसरा, तो केवल एक और तीन, यानी सी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो इसमें गुमटी वन्य जीव त्रिपुरा में है, हमने क्या ऑप्शन में दिया था? सिक्किम, तो इसलिए गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो अभी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को, जो एमपी में, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। ठीक है, 1978 में हुई थी। उसके बाद तो इसका बी ए ऑप्शन सही है। लेकिन पेरियार जो अगला है, एक ऑप्शन था पेरियार नेशनल, उसको 1982 में। ये कहाँ पे? केरल में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये गोवा में, 1978 में। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में, ये कहाँ? यूपी में। लेकिन इसका पूछा जाए किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय चंबल को, ये एमपी में 1978 में। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एनएसजी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एनएसजी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर दिवस, और जो आपका 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ हुआ? बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 भुवनेश्वर में हुआ। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? छत्तीसगढ़ ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों ये हुआ आपके एसटी डिस्कशन 18 नंबर का। आई होप ये एसटी आपके लिए हेल्प कर रही है। तो अगर अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।